Hi guys, welcome back to DS Civil Services. My name is Deveshing and in today's video, we are continuing our session of 25 questions per day of Geography NCERT. तो हमने जो पहला जो चूज़ किया था वो Geography की NCERT को चूज़ किया था जिसके अंदर जो है हमारे 700 जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 700 क्वेश्चंस, ठीक है। 25 क्वेश्चंस करके जो है धीरे धीरे जो है हम इस सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप एक शीट को वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करो और उसमें जो है छोटे छोटे अपनी सहूलियत कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है नोट्स बनाओ। तो आज 26 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और उसके अंदर क्या देखते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो हमसे क्या पूछा है कि इंटीरियर अर्थ के जो इंटीरियर है, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस होते हैं, ऐसे ही अर्थ का भी इंटीरियर होता है, उसके अंदर भी लेयरिंग होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है पूछा है कि कौन से जो 4 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है अर्थ के अंदर, हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। तो ये सबसे जो अंदर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं कोर, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है मेंटल आपका, और फिर होता है क्रस्ट, ठीक है। तो 3 लेयर्स हैं। अब हमसे पहला जो स्टेटमेंट आया है उसने बोला कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट। लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या जाता है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट कोर एंड द रिजिड पोजीशन ऑफ द मेंटल। तो एक्चुअली में जो लिथोस्फीयर के अंदर जो है क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये पूरा जो है वो आपको लिथोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा, बिलो द लिथोस्फीयर इज द एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर एक लिक्विड टाइप की लेयर होती है, सेमी लिक्विड होता है ये, एक्चुअली में सेमी लिक्विड होता है, ना ही पूरा लिक्विड ना ही पूरा सॉलिड स्टेट। तो वो लेयर होती है जो कि एक्चुअली में लिथोस्फीयर के नीचे जो इस जगह पे आप देखोगे, तो इस जगह पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ करीबन यहाँ पे आपको दिखेगी ये लेयर, कोर से बाहर, कोर के अंदर नहीं होती, मेंटल के अंदर होती है। तो ये आपको लिथोस्फीयर जो है करीबन 100 किलोमीटर की रेंज की जो लेयर है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। विच इज थिन, पतली होती है, हॉट होती है, स्लोली फ्लोइंग लेयर ऑफ अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला भी ठीक है। तीसरा कह रहा है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इज द रिजिड मिडिल एंड लोअर मेंटल एक्सटेंडेड अप टू द कोर ऑफ द अर्थ। ये बात एकदम गलत है। मेसोस्फीयर जो है वो लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की, तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर लेयरिंग होती है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो उसमें ये मेसोस्फियर जो है वो लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर की, ना कि अर्थ की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया एकदम। चौथा, द मेसोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर हैव अ डिफरेंट फिजिकल बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात भी गलत है। वो ये कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेसोस्फियर एंड एस्थेनोस्फियर की, यहाँ पे एस्थेनोस्फियर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। ये बात भी गलत है। पहली बात, मेसोस्फीयर जो है वो कम्प्लीटली गैसेस से बना हुआ है, इसके अंदर गैसेस रहते हैं, बट जो मेंटल के अंदर आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलता है उसके अंदर लिक्विड भी रहता है, सेमी लिक्विड रहता है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, यहीं से पूरा जो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसके अंदर जो है एस्थेनोस्फीयर के अंदर आपको हाईली विसियस और मैकेनिकली वीक जो है ये लिक्विड देखने को मिलेगा, सेमी लिक्विड आपको देखने को मिलता है। तो जो 4th स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव मी सेकंड। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन जो है, इसमें 2 लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 और ये दूसरी वाली जो लिस्ट है। इसमें क्या क्या दे रखा है, लिस्ट ए में ABCD, ए ओजोन होल, दूसरा जो है वो है ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, अल्बीडो।
तो अल्बीडो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या होता है, ये वो सनलाइट होती है जो कि रिफ्लेक्टेड बैक होती है कहाँ, स्पेस के अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारा सन से जो है सनलाइट आई, ठीक है, अब वो एनर्जी जो कि स्पेस में वापस जा चुकी है, सन की एनर्जी, उसको बोलते हैं अल्पीडो, रिफ्लेक्ट होके। तो हमने क्या देखा था कल की वीडियो में, सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट किससे होता है, जो स्नो होती है, ठीक है, ताज़ा ताज़ा स्नो होती है उससे होता है, फिर आइस आइस कैप से होता है, ग्लेशियर आइस कैप से, फिर ओशन आइस कैप से होता है, और फिर रिवर्स ऑन हाई माउंटेन्स उनसे होता है, बाकी सारी चीज़ों से होता है। तो हमने कल जो है ये देखा था कि अल्बीडो क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है दोनों के दोनों जो है लिंक्ड है आपस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर CO2 है, गैस, ठीक है, जो कि जिसकी जो है हमें नीड है एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वांटिटी में। अगर वो क्वांटिटी एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड करेगी तो क्या होगा, जो सन रेज हैं वो ट्रैप्ड होने लगेंगी ज़्यादा अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्व कर रही है सनलाइट को। और जब ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी तब, जैसे आप एग्जांपल ले लो, घर का एग्जांपल ले लो। अब आपके घर में जब सनलाइट जो है जब ट्रैप होने लगेगी ज़्यादा दिन के टाइम, आप देखते होगे चारों तरफ अगर कुछ मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ धूप ही आती जा रही है, तो क्या होगा, अंदर जो है वो उमस सी हो जाएगी और गर्मी हो जाएगी। वो एक तरीके से क्या है, वही ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा एग्जांपल है, जैसे समझने के लिए कि वो सनलाइट जो है वो ट्रैप्ड हो गई है उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर, और वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तब क्या होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग करता है, पूरे ग्लोब को गर्म कर देता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जब CO2 रहेगी, जब एक मिनिमम क्वांटिटी से ज़्यादा जो है CO2 बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, पूरा ग्लोब जो है, पूरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एक अर्थ को कितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी की नीड है जिससे कि जो है अर्थ जो है सरवाइव कर पाता है, ठीक है, आराम से। वो होते हैं ग्रीन हाउसेस, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं, खेती भी करी जाती है, ठीक है, उससे वो एक अलग पार्ट होगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है जब वो एक्सिस क्वांटिटी में CO2 बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन होल की बात करें तो ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन होल होता है, जिससे क्या होता है, ये जो ओजोन लेयर जो है एक्चुअली में इसका जो वर्क होता है किसका होता है, ये जो हार्मफुल हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो होती हैं, यूवी रेडिएशंस उनको रोकती है अर्थ पे आने से उनको जो है ये रोकती है। बट जब ओजोन के अंदर होल हो जाएगा तो क्या होगा, जो यूवी रेडियस है जो कि सन से आ रही हैं, हार्मफुल यूवी रेडियस, वो अर्थ पे आने के लिए इजीली आ पाएंगी, ठीक है। तो अब हमें देखना है, अब नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब हम उनको लिंक्ड करते हैं। रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस टू द रेडिएशन रिसीव्ड। तो ये कह रहा है जो रेडिएशन रिसीव्ड हुआ है और जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ है उसका रेशियो। अब ये कहीं ना कहीं जो है हमारा अल्बीडो से लिंक्ड हो रहा है, देखते हैं। एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शंस का एक्सेलरेशन इफेक्ट है ओजोन होल। ये बात भी सही है कि जो ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, ओजोन होल बन गया, छेद हो गया ओजोन में। तो ए जो है लिंक्ड है दो से। थर्ड देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर लेवल, ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड है। जब पूरे ग्लोब का टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है, और वो बढ़ा किसकी वजह से, CO2 के राइज होने से एटमॉस्फेयर में। चौथा देखो, डिफरेंस इन द आउटगोइंग एंड इनकमिंग रेडिएशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो हमें, आई होप आपको ओजोन होल में तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि फर्स्ट का जो है ए का जो है 2 है, तो ए का 2 जो है इन सब में से ए और डी इन दो के अंदर है, ए का 2, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन, दिस विल कॉज ओजोन होल। जब ओजोन का डिस्ट्रक्शन का, ओजोन का डिप्लीशन का
जो एक्सेलरेट होगा, बड़े लेवल पे होगा, तो उससे क्या होगा, ओजोन के अंदर होल पैदा होगा। दूसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर लेवल, वो किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लेवल होता है। तो क्या हो गया, बी का सी हो गया, ठीक है, बी का सी हो गया। तो हमारे ये दो तो हमारे फिक्स हो गए, सी का सॉरी सी का थर्ड हो गया, ठीक है, ये दो हमारे फिक्स हो गए, ए का टू एंड सी का थर्ड। अब दोनों में देखो, ये दोनों में जो है सेम दे दिए हैं, बट अब हमारा टास्क क्या बचा है, हम बी और डी यानी कि ग्रीन हाउस और अल्बीडो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझें और उसको कर पाए एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट में, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू द रेडिएशन रिसीव्ड, कि कितना अमाउंट, मान लो ये 100 यूनिट हमने, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, रेडिएशन रिसीव्ड, आर ए, रेडिएशन रिसीव्ड 100 यूनिट, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड मान लो 10 यूनिट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू द रेडिएशन रिसीव्ड, ये क्या हो जाएगा, 10/100, यानी कि अगर 10 यूनिट आ रही है तो उसमें से एक जो है वो चली जा रही है, स्पेस के अंदर जा रही है, स्पेस के अंदर, सूरज वापस नहीं लेता उसको, स्पेस के अंदर जाती है वो, ठीक है। तो ये हमारा किसका इफेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया अल्बीडो, ये हमारा हो गया अल्बीडो, ठीक। तो फर्स्ट जो है वो हो गया हमारा डी का आंसर, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। तो डी का हो गया फर्स्ट, हमारा आंसर हो जाएगा यही। बचा क्या हमारा, ग्रीन हाउस, डिफरेंस इन द आउटगोइंग एंड इनकमिंग रेडिएशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये है एटमॉस्फेयर के जो आउटगोइंग और इनकमिंग रेडिएशंस का जो डिफरेंस आता है, यानी कि अब ये 100 और 10 यूनिट का डिफरेंस आया 90 यूनिट, ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए यूजफुल है, ठीक है, ये 90 यूनिट जो है, ना कि ये 10 और ये रेशियो, ठीक है, ये डिफरेंस है ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस के लिए और अल्बीडो के लिए, सिंपल सा। तो आप इसी डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा नोट्स में अपने में, और उससे आपको समझ में आ जाएगा अल्बीडो क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये स्पेस में जाता है वापस, ठीक। आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द ओशियन ट्रेंचेस, हमें बताना क्या है, करेक्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओशियन ट्रेंचेस आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक। जो मोस्ट ऑफ द ओशियन ट्रेंचेस जो होती हैं, ठीक है, जो ओशियंस के बीच में जो है ट्रेंचेस मिलती हैं आपको, मतलब क्या होता है, देखो ये मान लो कोई एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट ए P1 और ये प्लेट 2 है P2, ठीक है, ये आ रही हैं एक दूसरे की ओर आ रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो क्या होगा, एक टाइम पे जाके जो है वो क्या होगा, टकराएंगी और जो है इस तरीके से होगा। तो उनके बीच में ऐसा होगा कि माउंटेन्स भी होंगे और ये जब दूर जाएंगी इस तरीके से, तो क्या होगा, एक ट्रेंच, एक खाड़ी टाइप में जो है वो बन जाएगी। अब वो कह रहा है जो ज़्यादातर जो इस तरीके की खाड़ी जो बनती हैं, ऐसी ट्रेंचेस जो बनती हैं, दे आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक। ये बात जो है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी और उनका जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पर जो है मोस्टली आपको जो बाउंड्रीज जो हैं वो जो ट्रेंचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द ट्रेंचेस आर कर्व्ड विद कॉन्केव साइड फेसिंग एंड द ओपन ओशियन। ये कह रहा है कि जो ज़्यादातर ट्रेंचेस जो बनती हैं, दे आर कर्व्ड विद कॉन्केव साइड फेसिंग एंड ओपन ओशियंस, फेसिंग द ओपन ओशियंस। तो इस तरीके से रहती हैं, वो ये कह रहा है इस तरीके से जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेंचेस जो है वो रहती हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है, कर्व तो रहती हैं बट वो कॉन्वेक्स
ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ये कॉनकेव नहीं रहती, ये कॉन्वेक्स रहती है। ठीक है, वो कॉन्वेक्स साइड फेसिंग होती हैं, फेसिंग द ओशन, ओपन ओशन। जब ओपन ओशन की साइड से जो फेस करती हैं तो वो ये जो इस तरीके का फेस रहता है उनका, और इधर जो है वो ओशन रहता है। ठीक है, ये बिकॉज क्या, किस रीजन क्या है इस रीजन का, क्योंकि जो ज्योमेट्री होती है, जो प्लेट इंटरेक्शंस की, स्पेशली ऑन द स्फेरिकल अर्थ, इस वजह से जो अर्थ का ऊपर, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स का मूवमेंट जो हो रहा है, उसके अंदर जो प्लेट्स का इंटरेक्शन जो होता है, उसकी वजह से जो है वो कॉन्वेक्स टाइप से वो बनता है किधर, वो ओपन ओशियंस की साइड। और जो कॉनकेव बनता है वो बियॉन्ड एंड अपोजिट टू द ओशियंस, ये कॉनकेव। ठीक है, सिंपल। तो ये जो है इसने अपोजिट बात बोली है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक रहेगा, सेकंड जो है वो गलत रहेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द बर्ग विंड। जो बर्ग विंड जो है, अब देखो ये बर्ग विंड एक लोकल विंड है साउथ अफ्रीका के अंदर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे ग्लोब के ऊपर 3 टाइप्स की विंड्स जो है, विंड सिस्टम जो है वो बताए गए हैं, वो ग्लोबली है। ठीक है, बट लोकली भी हर एक कॉन्टिनेंट पे, हर एक रीजन में जो है बहुत सारी विंड्स आपको जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जो है एक हॉट एंड ड्राई विंड है, ये बात सही है। साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो विंड है, हॉट और ड्राई दोनों जो है देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका कहाँ पे आता है, ये आता है आपका, ठीक है, यहाँ यूरोप है, यहाँ हमारा एशिया है। ठीक है, इस जगह पे आता है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ आता है साउथ अफ्रीका, और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलती है, बर्ग विंड। बर्ग विंड आपको यहाँ देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, हॉट एंड ड्राई है। हॉट एंड ड्राई है, यानी कि इसमें पानी की जो है कमी है। और इसने सेकंड स्टेटमेंट बोला है ये लोकल विंड है साउथ अमेरिका की, नहीं साहब, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें बताना है करेक्ट। देखो मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चंस की डिमांड को पहले देखा करें। क्यों देखेंगे, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 700 ज्योग्राफी के, और सब में देखेंगे सारे क्वेश्चंस में, जब हम एक बार डिमांड देख लेते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और फिर हम उसको पढ़ते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसी तरीके से चलता है कि डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आंसर ढूंढता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, आप पहले से ही उसको पढ़ लोगे तो आप आंसर उसको बाद में पता लगा पाओगे, फिर आप फिर देखोगे अरे डिमांड क्या है, और फिर दोबारा से पढ़ोगे। इससे बेटर रहता है कि आप डिमांड पहले देखो, फिर स्ट्रेटजी फॉलो करो ये वाली। आप श्योरली आप ये रियलाइज कर पाओगे कि आप क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से कर पा रहे हो आसानी से। ठीक है, तो हमारा जो पहला टास्क रहेगा वो है डिमांड पैदा करना। डिमांड क्या है, और उससे फिर हम सोल्यूशन देखेंगे। देखो क्या है इसकी, ग्रेनाइट एंड इट्स एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट गैब्रो। ग्रेनाइट जो है, मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेटू रीजन के अंदर आपको ग्रेनाइटिक रॉक्स देखने को मिलती हैं, और इसका जो एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट है जो कि गैब्रो है, आर रिच इन पोटाश एंड फेल्सफर। वो ये कह रहा है, ये जो इसका जो बाहर जो जो रॉक मिलती है गैब्रो, गैब्रो 2 टाइप की जो रॉक्स हैं, दोनों की दोनों जो है इग्नस रॉक्स के ही पास से, इग्नस रॉक्स का ही जो है कहीं ना कहीं पार्ट है। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि ग्रेनाइट एंड एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट गैब्रो दे आर रिच इन पोटाश एंड फेल्सफर, क्वेश्चन मार्क। तो एक्चुअली में जो एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट है ग्रेनाइट का, वो गैब्रो नहीं है, वो आपको रायोलाइट देखने को मिलता है, रायोलाइट। ठीक है, ये गैब्रो नहीं है। रायोलाइट जो है वो इक्विवेलेंट है, एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट है ग्रेनाइट का, और जहाँ इसके अंदर आपको पोटाश और के से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटाश एंड फेल्सफर जो है आपको दोनों इसके अंदर अच्छे खासे देखने को मिलेंगे ग्रेनाइट्स। तो जब भी हम पेनिनसुलर प्लेटू रीजन की बात करेंगे तो आप याद रखना ग्रेनाइट वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, रायोलाइट आपको देखने को मिल सकती है, और वहाँ की मिट्टी में आपको पोटाश और फेल्सफर देखने को मिलेगा। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा देखो, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट एंड ड्यूनाइट्स आर और मे बी कॉल्ड एज अल्ट्रामेफिक रॉक्स। वो ये कह रहा है कि जो पेरिडोटाइट है और ड्यूनाइट है उनको अल्ट्रामेफिक रॉक्स कहते हैं। ये बात ठीक है, ठीक है। यही हमें बताना था कि स्टेटमेंट जो है कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पेरिडोटाइट रॉक टाइप जो होता है, अभी हम बाद में देखेंगे जब हम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम रॉक्स के टाइप पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फस रॉक्स, इग्नेस रॉक्स, इन तीनों में देखते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पेरिडोटाइट रॉक्स कौन सी हैं, ड्यूनाइट, ये सारा जो है एक डायग्राम देखेंगे और उसके अंदर आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन कौन से टाइप की रॉक्स जो है आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर जो है आपको देखने को मिलती हैं। अभी के लिए, फिलहाल के लिए इस सवाल से याद रखिएगा, पेरिडोटाइट एक रॉक रहती है और एक ड्यूनाइट रहती है। दे मे बी कॉल्ड एज अल्ट्रामेफिक रॉक्स, ठीक है। और ग्रेनाइट का जो एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट है वो गैब्रो नहीं है, वो रायोलाइट है, जिसके अंदर आपको पोटेशियम, पोटाश और फेल्डिस्पर दोनों के दोनों जो है अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल्स, जो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है, दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय व्हाट। तो किस रीजन की वजह से जो ब्लैक सॉइल्स है, आपको ब्लैक सॉइल्स जो है किसके, हमारे इंडिया के अंदर जो है कहाँ देखने को मिलती है, सेकंड। तो मेजरली इस रीजन के अंदर आपको ब्लैक सॉइल्स, ब्लैक कॉटन सॉइल जिनको बोलते हैं और ब्लैक सॉइल, ठीक है, वो देखने को मिलती हैं। और उनका फॉर्मेशन हुआ है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, जो रॉक फॉर्मेशन हुई थी और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो वेदरिंग हुई, उसका वेदरिंग हुई और उससे जो है आपका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, वो हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल और ब्लैक सॉइल, ठीक है। यहाँ पे कॉटन जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसकी फीचर्स रहती हैं अलग अलग, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी याद रखिएगा ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म हुई थी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, which among the following statements about the North Atlantic drift is are correct। तो जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है और ड्रिफ्ट है उसके रिगार्ड्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, वो हमें देखना है। इसको ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसको करंट भी बोलते हैं, इसको करंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको नॉर्थ, और ये इसको और दूसरा भी नाम है इसका, नॉर्थ अटलांटिक सी मूवमेंट, नॉर्थ अटलांटिक सी मूवमेंट, ठीक है। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है, ठीक। तो दो सवाल, तीन दे रखे हैं। पहला बोलता है इट कीप्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ यूरोप, ये जो है नॉर्थ यूरोप का, जो नॉर्थ यूरोप है, इस तरीके से हल्का सा एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ग्रीनलैंड ये हो गया, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, ऊपर मुझे यूएस हो गया, ठीक है, यहाँ साउथ अमेरिका हो गया और यहाँ अफ्रीका हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, इट कीप्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ यूरोप आइस फ्री। ये जो नॉर्थ कोस्ट है, ये जो नॉर्थ कोस्ट है वेस्टर्न यूरोप की, वेस्टर्न पार्ट की, इसको आइस से फ्री रखता है। कैसे? क्योंकि ये एक वार्म अटलांटिक ड्रिफ्ट है, वार्म करंट है। ये एग्जाम्पल है किसका? वार्म करंट का, वार्म करंट का। तो जाहिर सी बात है जब वो अपने आप में वार्म करंट का एग्जाम्पल है तो क्या करेगा, जो भी आइस वहाँ जमी होगी, जो भी आइस वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग, यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट के, नदर्न वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग जमी होगी, उसको क्या करेगा, उसको फ्रीज कर देगा, उसको उसको आपको क्या करेगा, उसको मेल्ट कर देगा, आइस फ्री कर देगा, ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द वार्म एयर मासेस
जाहिर सी बात है, जब अपने आप में वार्म है तो वहीं से जो है वार्म एयर मासेस ऊपर जो है वो डेवलप होंगे, वार्म एयर मासेस जो है वो ऊपर डेवलप होंगे, विच इंटरेक्ट्स विद द कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द पोलर रीजन्स एंड कॉजेज द रेनफॉल इन द वेस्टर्न यूरोप। इसके ऊपर से जो नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये इस तरीके से चलती है, नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट ये इस तरीके से, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम आ रही होती है, गल्फ स्ट्रीम, और यहीं से जो है नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है नॉर्दर्न पार्ट है यूरोप का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वार्म एयर मास डेवलप होगा और यहाँ पे जो है पोलर कोल्ड एयर मास होगा। तो जब ये डेवलप होगा और जब एयर मास होता है बहुत सारा जो है, बहुत सारे विंड आपस में जब टकराती हैं, ठीक है, और जहाँ पे जो है चेंजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर चेंजेस। तो जब ये जो है, ये आपका ये वार्म मान लो, ये आपको ये वार्म हो गया, वार्म, और ये कोल्ड हो गया। जब वार्म जो है कोल्ड से टकराएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा। इसकी वजह से क्या होता है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्म एयर मासेस विच इंटरेक्ट्स विद द कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द पोलर रीजन्स एंड कॉजेज द रेनफॉल इन द वेस्टर्न यूरोप। तो 3-4 कंसेप्ट आ गए हमारे। एयर मास का आ गया, एयर मास क्या चीज़ है, ठीक है, एयर मास की फीचर्स क्या होती हैं ये दे रखा है प्रॉपर एनसीईआरटीज में, ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया कि इंटरेक्शंस, वार्म एयर मासेस कोल्ड एयर मासेस के इंटरेक्शन से क्या होता है, इसके एयर इंटरेक्शन से रेनफॉल कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से, और नदर्न अटलांटिक करंट जो है उसकी वजह से जो है रेनफॉल किस रीजन में हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट देखो, इट मीट्स द लेब्राडोर करंट नियर द वैंकूवर आइलैंड एंड कॉजेज डेंस फॉग। ये कह रहा है कि ये जो है वैंकूवर आइलैंड के पास जो है लेब्राडोर करंट से मिलती है। अब देखो, जो लेब्राडोर करंट है वो आती है यहाँ से, लेब्राडोर, और नदर अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है इधर जा रही है, तो दोनों की दोनों जो है अलग जा रही हैं। तो ये जो पॉइंट जो है हमारा एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, याद रहेगा बस। नदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो यूरोप की साइड जा रही है, लेब्राडोर जो है वो साउथ की साइड आ रही है। ये अटलांटिक ओशन है, नदर्न अटलांटिक ओशन, ये सदर्न अटलांटिक ओशन है, इधर जो है वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो हमारा आंसर रहने वाला है इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट रहेंगे। थर्ड क्यों गलत है, मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, और इसको भूलिएगा मत कि थर्ड जो है गलत क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, हमें देखना है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, सिंपल। तो पहला क्या दे रखा है, पहला हमसे दे रखा है शारदा कैनाल, कैनाल्स के नाम दे रखे हैं, कैनाल्स कहाँ कहाँ पर हैं, और वो हमें सिंपल देखना है। तो सिरहंद, सिरहंद पहला है शारदा कैनाल, शारदा कैनाल ये कह रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये गलत है। ये आपको यूपी के अंदर बंदासा, बंदासा के अंदर आपको देखने को मिलता है, और ये शारदा रिवर पर, शारदा रिवर पर बंदसा और बंदासा, बनबासा, यूपी के अंदर। याद रखिएगा शारदा कैनाल आपको यूपी के अंदर देखने को मिलता है, श्रीहंद कैनाल पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा, वेस्ट यमुना कैनाल आपने ये हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा, और इंदिरा गांधी कैनाल तो अपना राजस्थान के अंदर है ही, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल आपको कहाँ है, राजस्थान में। वेस्ट यमुना कैनाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पंजाब, हरियाणा के अंदर। और सिरहंद, सिरहंद जो है आपको कहाँ मिलेगा, पंजाब। और शारदा, शारदा आपको यूपी के अंदर जो है देखने को मिलेगा। 4 कैनाल हमने देख ली। तो किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछता रहता है। क्वेश्चंस इन फ्यूचर ये भी आ सकता है कि कौन सा कैनाल जो है, विच कैनाल इज ऑन विच रिवर, ठीक है, क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें एक साइड में दे रखा है अटलांटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और दूसरे टाइप में जो है उसके लैटिट्यूड्स दे रखे हैं, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड नहीं है, ठीक है।
जो नॉर्थ और साउथ में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स को, ईस्ट वेस्ट में जो बोलते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स को होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से हम देखते हैं कि एक्चुअली में कौन से जो है किससे मैच कर रहा है। ठीक, अब देखो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलरेडी देखा है कि 23.5 नदर्न लैटिट्यूड्स रहता है, तो ये सीधा सीधा हमारा ये हो गया। ठीक है, 23.5 नदर्न, तो ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, इसमें हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर। ऊपर 23.5, नीचे 23.5, हाफ हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कैप्रिकन क्या हो गया 23.5 सदर्न लैटिट्यूड, ये आपका नदर्न हो गया, ये सारे सदर्न होंगे क्योंकि इक्वेटर से ऊपर जो है नदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से जो नीचे जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जितने भी लैटिट्यूड सदर्न सदर्न साइड में आएंगे इक्वेटर से, उनको सदर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे, नदर्न वालों को नदर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे। सिंपल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या हो गया 23.5 सदर्न लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया 23.5 नदर्न लैटिट्यूड्स। अब बचा हमारे पास दो। ठीक है, अब ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बी का फर्स्ट एंड सी का 2, बी का फर्स्ट ये वाला, एंड सी का 2 ये वाला, ये हमारे दो हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। तो अब देखो ये हमारा पैटर्न तो सिर्फ एक ही के अंदर बैठ रहा है, तो हमारा आंसर तो जो है बी ही रहने वाला है। बट हम और भी देखते हैं कि आर्कटिक सर्कल जो रहता है वो कौन सा है, वो जाहिर ये आर्कटिक सर्कल जो आपका जो रहता है वो रहता है आपका ये वाला नदर्न लैटिट्यूड्स पर, ये आर्कटिक्स में। और अंटार्कटिक रहता है अंटार्कटिका, जो यहाँ पर साउथ में आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ऊपर आर्कटिका है, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल 66.5 नदर्न लैटिट्यूड्स, ये 66.5 सदर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, सिंपल। अंटार्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ए का क्या हो गया आपका, अंटार्कटिका कौन सा हो गया साउथ वाला 4, ए का 4, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट। करेक्ट हमें देखना है दिए गए स्टेटमेंट में से। ठीक है, पहला दे रखा है बनास और बानस, तो क्या बोल रहा है कि जो बानस है इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, लेफ्ट बैंक बोलते हैं और लेफ्ट हैंड। बानस जो है वो चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बात एकदम ठीक है। चंबल को जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे, रिवर्स को एक अलग चैप्टर्स में अलग लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। नदर्न और हिमालयन रिवर्स से लेके सदर्न पेनिनसुलर रिवर्स को लेके और जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसकी रिवर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए याद रखिएगा चंबल जो है जो कि सेंट्रल इंडिया से निकल के आ रही है और यमुना की जो है ट्रिब्यूटरी है, ये खुद जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना में जाके मिलती है, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है बनास। ठीक है, सिंपल सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और आपको प्लीज लेक्चर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देख के बताइएगा, जो भी डाउट हो। ठीक है, कोई चीज़ एडिशन करवानी हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट थिंग, बिकॉज जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर इस पीसीएस के अंदर, इस साल के पीसीएस प्लस नेक्स्ट ईयर की जो पीसीएस और यूपीएससी के और अदर स्टेट्स के एग्जाम्स में उनमें पक्का काम आएंगे। ये आपका ये जो चीज़ें हैं कोर बिल्ड करने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जावई, जावई इज द लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। तो लूनी आपको जो है वो देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर, और इसको ऐसा हम लूनी की ट्रिब्यूटरीज पढ़ते नहीं हैं, बट आप याद रख सकते हो कि जावई भी एक रिवर है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लूनी की। ठीक है, बिकॉज हमें पता नहीं है कब हमारा यूपीएससी का दिमाग घूम जाए और कभी भी हमसे किसी भी छोटी रिवर की भी ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है। ठीक है, जिस तरीके से इस साल का पेपर आया है तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, हमारे पास टाइम है नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के लिए, और यूपीपीसीएस के लिए भी हमें टाइम है। यूपीपीसीएस भी सरप्राइज कर सकता है हमें किसी चीज़ से, तो हम जब एक बार कोर कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी
टफ से टफ क्वेश्चंस करने में भी, ठीक है। तो जवाई इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ हूम, द लूनी रिवर। नेक्स्ट देखो गिरना, गिरना इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी। तापी और नर्मदा दो जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और जो कि कहाँ से निकलती हैं, सेंट्रल इंडिया से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये ऊपर तो ये नर्मदा है और यहाँ पर जो आपको तापी देखने को मिलेगी, वो ये कह रहा है कि जो गिरना है वो तापी के लेफ्ट से आके मिलती है, गिरना, सिंपल, ठीक है, याद रखना है इतना। रिहंद, रिहंद रिवर जो है इज अ लेफ्ट बैंक और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन। अब सोन कहाँ से निकलती है, सोन निकलती है यहाँ अमरकंटक से, इधर सोन, ठीक है, गंगा जी में जाके पटना के पास जाके मिलती है सोन। अब वो कह रहा है कि रिहंद जो है, रिहंद इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन। एक्चुअली में ये रिहंद जो है इधर से, ये राइट से जाके मिलती है रिहंद। रिहंद डैम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ रिहंद डैम यूपी के अंदर है, रिहंद डैम, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो हमने जो है कुछ चीज़ें देख ली, कुछ लोकेशंस भी देख ली नर्मदा, तापी और सोन रिवर्स की, ठीक है। यहाँ आपको राजस्थान में लूनी देखने को मिल जाएगा, चंबल इधर देखने को मिल जाएगा, लूनी चंबल। तो ये 4 रिवर हमने देखने को मिल गई, ठीक है। रिहंद और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिल गई। गिरना किसकी है, तापी की, याद रखना। और तापी की क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जावई जो है लूनी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बनास जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, चंबल की। और रिहंद जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर सोन की, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, प्लूटो। अच्छा, प्लूटो जो है अभी जो है प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है, तो उसी के बारे में जो पूछा गया है। प्लूटो वॉज डिमोटेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ प्लैनेट टू द टर्फ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006 बिकॉज, किस रीजन की वजह से। देखो पहली बात, डज नॉट हैव द सफिशिएंट मास। ये बोल रहा है कि जो प्लूटो है वो सफिशिएंट मास होल्ड नहीं कराता है, इसकी वजह से उसको हटा दिया गया। बट ये गलत है, उसके पास सफिशिएंट मास था। प्लूटो के पास उसकी खुद की, इसकी खुद की ग्रेविटी बनाए रखने के लिए, सेल्फ ग्रेविटी बनाने रखने के लिए, और किसी भी टू ओवरकम द रिजिड बॉडी फोर्सेस, तो इसका खुद का जो है ये एक सफिशिएंट मास था। बट इट हैज नॉट क्लियर्ड द नेबर अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो अपनी जो नेबर, अपनी ऑर्बिट के अराउंड जो नेबर थी उसको वो क्लियर नहीं कर पाया था, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, इसका जो प्लूटो है उसको क्या 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 जो प्लेनेट का जो दर्जा जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है, जब प्लेनेट किसको कंसिडर किया जाता होता है, प्लेनेट प्लेनेट किसको कंसिडर किया जाता है, पहली बात उसकी खुद की ऑर्बिट हो सन के अराउंड, वो अपनी खुद की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो सन के अराउंड, इट शुड बी इज इन द इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, सन के अराउंड पहला। दूसरा, हैज अ सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी, sufficient mass for its self gravity to overcome the rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium nearly round space। तो इसका खुद की एक इतना मास होना चाहिए कि अपनी ग्रेविटी बना के रहे, ताकि कोई भारी जो कोई बड़ी बॉडी आए उसके जो इसका जो पाथ है उसको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। तो वो चीज इसके अंदर होनी चाहिए किसी भी प्लैनेट्स के अंदर। तीसरा, इट शुड क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो अपनी ऑर्बिट के अराउंड जो है वो अपना नेबरहुड क्लियर करना चाहिए, ये बात है रहती है। और चौथा है इट शुड हैव अ सफिशिएंट, और इट शुड हैव अ इफेक्टिव, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव अराउंड द सन एज अदर प्लैनेट्स आर। तो सन के अराउंड भी जो है इसको जो है इफेक्टिव रहना चाहिए, जैसे कि अदर प्लैनेट्स जो हैं एक्चुअली के अंदर, ठीक है।
तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस। तो कुल मिला के प्लूटो ने इट हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट के अराउंड जो है अपने पड़ोसियों को, नेबर को जो है वो क्लियर ही नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से जो है इसका जो दर्जा था प्लेनेट वो खत्म कर दिया गया। बट इट डज हैव सफिशिएंट मास फॉर इट्स टू मेंटेन इट्स सेल्फ ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, और आपका जो है फर्स्ट क्यों गलत है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37 बात कर रहा है इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो इंडिया जो है वो व्हीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर से लिंक्ड है, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, बट इससे और क्या चीजें हैं वो हमें देखनी है कि क्या ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट टेक्स प्लेस वेयर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टैटिक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपली स्टैटिक है। ठीक है, रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 150 to 200 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जहां पर जो रेनफॉल जो होता है व्हीट प्रोडक्शन का, वहां पर करीबन 150 से 200 सेंटीमीटर, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गेहूं को, व्हीट को, जैसे आप देखते हो कि हमारे यूपी के वेस्टर्न यूपी हो गया, कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कुछ हरियाणा, पंजाब, इनके अंदर होता है। ठीक है, बट एक्चुअली में रेनफॉल ये होता है विंटर्स के टाइम पर, विंटर्स के टाइम पर होता है। ठीक है, इसकी कटाई आपको देखने को मिलेगी कब होती है, मार्च अप्रैल के अंदर जो है आपको इसकी कटाई देखने को मिलेगी। तो विंटर्स के अंदर इसकी खेती होती है, क्योंकि इसको लेस रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसको रिक्वायरमेंट होती है लेस रेनफॉल, नंबर 1। दूसरा, टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत हो गया। विंटर्स में, विंटर से लिंक कर लिया, पर विंटर्स में टेम्परेचर इतना रहता है क्या, नहीं साहब, थोड़ा सा कम ही रहता है, जाहिर सी बात है, लो टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा। तीसरा, सॉइल आर पोरस विद कंटेंट ऑफ लाइम। जो एक्चुअली में जो है अलूवियल सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर आपको लाइम देखने को मिल जाएगी और पोरस सॉइल होती है। ठीक है, जो कि फेवरेबल होती है किस चीज के लिए, व्हीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हमारा सी जो है आंसर है। नेक्स्ट है, इज द बिटवीन जून एंड सितंबर, ये बात भी गलत है। इसका सीजन जो है वो पूरे कंट्री में कब होता है, विंटर्स के टाइम पे होता है। विंटर्स के टाइम पे आपको अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में इसकी जो है बुवाई जो है, ठीक है, हार्वेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसका बाद में जाके इसको जो कटाई वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगी मार्च अप्रैल के टाइम पर। ठीक है, तो विंटर्स के टाइम पे होती है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। ए बी डी क्यों गलत है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और सी क्यों सही है ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ये इसका फंडा था जो कि हमें देखने को। और ये जो सॉइल्स जो बात कर रहा है, ये क्ले लोमी सॉइल है, क्ले लोमी सॉइल है। ठीक है, जो कि फेवर्ड करता है इसको। ठीक, ये जो क्लेई लोमी सॉइल जो है, ये कहीं ना कहीं आपको ब्लैक कॉटन सॉइल की फीचर देखने को मिलती है इसके अंदर, ब्लैक कॉटन सॉइल्स। ये अलूवियल सॉइल है। ठीक है, अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल। ठीक है, तो ये क्लेई सॉइल नहीं है। क्लेई सॉइल जो है वो रहती है जिसके अंदर धूप जब पड़ती है तो उसके अंदर क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, इस तरीके से ये जो है क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, क्रैक्स, दरार आ जाती हैं, और वो आती है ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर, जो कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी का सदर्न पार्ट, कुछ वहाँ कर्नाटका, वहाँ आपको कुछ जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज जॉइन द ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रॉम द साउथ। कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को साउथ से, यानी कि इसके ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, ये हमारा इंडिया है, ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा त्रिपुरा। ठीक है, अब यहाँ से निकल के आता है
ब्रह्मपुत्र, और ये इस तरीके से ये आता है, ये बांग्लादेश, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये तिब्बतन रीजन। ठीक, अब ये ब्रह्मपुत्र है, सांगपो, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि जो सदर्न पार्ट है, ये इसका सदर्न पार्ट हो गया, ये नदर्न हो गया। सदर्न पार्ट यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कुल मिला के। तो कौन सी जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? सिंपल सा, तो ये सिंपल, ये धांसरी, धांसरी जो है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि इसके साउथ से जो है एंटर्स करती है। बाकी जो है शुभांसरी, शंकोश और बेलसारी, बेलसरी, ये जो है ये राइट बैंक है, राइट बैंक है। ये लेफ्ट बैंक कौन सी होगी? धांसरी, ठीक है, धांसरी याद रखिएगा। ठीक, यहाँ कहीं से जुड़ती है, यहाँ से धांसरी जो है, धांसरी, और शुभांसरी यहाँ से जुड़ती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के एरिया से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। तो मैंने आपको बताया था कि अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो अमरकंटक से कौन सा निकलती है? सोन। दूसरी जो है वो नर्मदा भी निकलती है। ठीक है, तो ये जिस तरीके से मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैप ड्रॉ करके, यहाँ पे आता है आपका अमरकंटक, अमरकंटक सतपुरास के अंदर, और ये यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा, साउथ में इसकी तापी, यहाँ पे आपका इसका सोन, और अमरकंटक के थोड़ा सा साउथ में जाके वो है महानदी। तो ये 4 रिवर्स की लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए। मैं आपको लोकेशन इस वजह से बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी आपको याद रखने में, रिवर्स को लोकेट करने में बहुत इम्पैक्टफुल, उनको अरेंज करने में, नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, जो भी है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, जो भी है ऑर्डर है, जो भी पूछे। तो अमरकंटक प्लेट्यू यहाँ पर है, तो सिंपल पूछा है इसने कौन कौन सी रिवर्स, नर्मदा एंड सोन दोनों की दोनों जो है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तापी अमरकंटक से नहीं होती है, महानदी अमरकंटक के साउथ से है, ब्राह्मणी अमरकंटक से नहीं है, सोन है बट ब्राह्मणी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है असर्शन, जो स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन सही है कि नहीं, हमें बस ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, बोला है रीजन कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया दे हैव नो डेल्टास। क्या मतलब है इसका? ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अब इसमें ये इधर रिवर्स जाती है, नर्मदा जा रही है, ये तापी जा रही है, ठीक है, इधर रिवर्स जा रही है, जैसे महानदी हो गया, ब्राह्मणी हो गया, ठीक है, कृष्णा गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, वैगई हो गया। तो कृष्णा, वैगई, कृष्णा गोदावरी कावेरी, ठीक है, महानदी हो गया। तो वो कह रहा है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, दे हैव नो डेल्टास और वेरी लेस डेल्टास। क्यों? अब ये जो रहता है, ये यहाँ पे आता है वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स एक फ्रैक्चर होके बना था। तो कुल मिला के इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे जो है फ्रैक्चर हुआ और ये पार्ट जो है वो इस तरीके से बेंट हो गया। तो ये ईस्टर्न घाट है जो कि एक ज़्यादा स्मूथ एरिया है और यहाँ पर सेडिमेंट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे और वो डेल्टास फॉर्मेशन करने में, यहाँ पर डेल्टास फॉर्मेशन करने में एलिजिबल होंगे। बट ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत जल्दी रिवर्स जो है वो पानी में गिर जाती हैं, तो यहाँ पर लार्जली डेल्टास आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब वो कह रहा है कि जो रीजन देखता है, रीजन दे रखा है इसने, अब हम देखते हैं। हमने रीजन समझ में आ गया, क्योंकि हमें रीजन क्या है, क्योंकि पहली बात ये वेरी लेस पाथ फॉलो कर रही हैं, दे आर फॉलोइंग वेरी लेस पाथ, प्लस दूसरा क्या है, उनके पास जो है लेस सेडिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी वजह से जो, और इसी वजह से क्या है कि वो अपना खुद का कोई भी डेल्टा फॉर्मेशन एज सच नहीं कर पाती हैं, ये वाली जो रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में फ्लोज करती हैं। ठीक है, रीजन देखते हैं क्या रीजन सही है कि गलत है। वो कह रहा है दीज रिवर्स डू नॉट कैरी एनी अलुवियल सेडिमेंट्स।
पहली बात, अलुवियल सेडिमेंट्स आपको मिलेंगे अलुवियल प्लेन्स में। अलुवियल प्लेन्स कहाँ मिलते हैं आपको? नदर्न इंडिया के अंदर, नदर्न पार्ट में, जहाँ पे गंगा यमुना के प्लेन्स होते हैं, वो अलुवियल सॉइल जहाँ मिलती है आपको। तो इसका लिंक अलुवियल सॉइल से बिल्कुल है ही नहीं, ना ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का और ना ही वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का। तो इसका कंपैरिजन अगर हम अलुवियल सॉइल से करेंगे तो वो एकदम गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो रीजन इसका गलत हो गया, बट स्टेटमेंट जो है सही है, असर्शन जो है सही है। तो ऑप्शन देखो कैसे करनी है आपको। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत, यही स्टेटमेंट गलत हो गया, आर ट्रू है ही नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत। ए ट्रू बट आर फॉल्स, ये सही है। ए फॉल्स, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम हमसे नेक्स्ट का पूछा है, पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछा गया है। दैट पोर्ट ब्लेयर is the capital of Andaman and Nicobar Islands is located in which one of the following islands? तो सिंपली ये जो है पोर्ट ब्लेयर आपको सदर्न अंडमान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अंडमान जो है इस तरीके से है, ये आपका अंडमान है, अंडमान आइलैंड्स, और इधर जो है 10 डिग्री चैनल है। फिर आपका जो है निकोबार, निकोबार निकोबार आइलैंड्स, तो मिलकर बनाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? सिंपल, पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, दोनों की, अंडमान और निकोबार दोनों की कैपिटल है। और आपको सदर्न अंडमान के ऊपर, ये सदर्न अंडमान है, वहाँ जो है इसकी लोकेशन आपको सिंपली देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली? तो वैली, रिफ्ट वैली, इस तरीके से जो कोई रिवर फ्लो कर रही है उसको बोलते हैं, यानी कि खाड़ी में एक तरीके से वी शेप्ड वैली में कोई रिवर फ्लो कर रही है वो। तो हमें सिंपल बताना है कि कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। ठीक है, अब जो हिमालयन रिवर्स हैं, अब देखते हैं। देखो, खास करके जहाँ पे ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से कोई ब्लॉक माउंटेन है कि कोई मान लो कोई प्लेट जो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी, इंटरनल फोर्स लगी अर्थ के अंदर, ये अर्थ के अंदर बात चल रही है, और यहाँ पे जो है वो नीचे चली गई, और तो एक रिफ्ट पैदा हो गई। अब इसमें जो है रिवर फ्लो करने लगे, तो वो रिफ्ट वैली हो गई। अब ऐसा हुआ है हमारे सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल हाइलैंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो नर्मदा है एक वन ऑफ दैट टाइप, जहाँ पे क्या हुआ है, एक रिफ्ट, नर्मदा वैली, रिफ्ट वैली जो है पैदा हुई थी, नर्मदा रिफ्ट वैली। एडिशनली दामोदर रिफ्ट वैली भी एक है, दामोदर, जो कि कहाँ से निकलती है? जो कि हजारीबाग प्लेट्यू रीजन से निकलती है, हजारीबाग प्लेट्यू रीजन से निकलती है। ठीक है, दामोदर, और दामोदर भी एक वैली में से ही निकलती है। सतलज और सुवर्ण रेखा, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों जो है इस कैटेगरी के अंदर नहीं फ्लो करती हैं, ये थोड़ा सा प्लेन एरियाज के अंदर जो है फ्लो करती हैं। सतलज और सुवर्ण रेखा, नर्मदा और दामोदर, ये दोनों की दोनों जो है रिफ्ट वैलीज के अंदर होती हैं। और रिफ्ट कैसे पैदा हुई मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल इस तरीके से प्लेन है, वहाँ पे मान लो कुछ फोर्स इस तरीके से लगी और कुछ इस तरीके से फोर्स लगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से एक गड्ढा सा पैदा हो जाएगा, लंबी रिफ्ट जो है, घाटी जो है वो पैदा हो जाएगी, और उसी रिफ्ट के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रिवर फ्लो करने लगेगी तो क्या हो जाएगा, आपका वो रिवर वैली बन जाएगी। ठीक, सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर ज़्यादा हो रहा हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, बेझिझक पूछिएगा डाउट्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? सतलज और उसका जो है कौन रिवर टाइप दे रखा है और कहाँ से निकल रही है वो दे रखा है। तो सतलज जो है वो ये कह रहा है सतलज एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं? जो ये हमारा जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट वो प्लेट थी जो कि गोंडवाना लैंड से सेपरेट होके और यूरोप की साइड, यूरोपियन प्लेट की साइड जा रही थी।
और जब इससे टकराई तो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बट हिमालयाज के फॉर्मेशन से पहले भी कुछ रिवर्स जो है वो फ्लो कर रही थी तैथिस सी के अंदर। ये जो पूरा था तैथिस सी था, जो कि बड़ा ओशन जिसको हम मानते हैं, ठीक है। अब उसमें जो अब जो माउंटेन्स के फॉर्मेशन से पहले प्रायर जो फ्लो कर रही थी रिवर्स, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। और इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज आर वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट these are flowing, or they were flowing actually before the formation of these Himalayas। तो सिंपल भाषा में जो हिमालयास के फॉर्मेशन से पहले फ्लोज कर रही थी और थी एक्चुअली में, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। क्लियर? तो सतलज एक एंटीसीडेंट रिवर है। हमें बताना है क्या? नॉट करेक्ट। रेडियल ड्रेनेज क्या होता है? रेडियल ड्रेनेज आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये अमरकंटक में अंदर देखने को मिला। रेडियल ड्रेनेज होता है आपको इसी हाइट पे देखने को मिलेगा। अमरकंटक क्या है? एक हिल है और इस तरीके से इस पर रिवर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ पे सोन है, ठीक है। तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है फ्लो करती है। अमरकंटक सही ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैगई रिवर। वैगई रिवर जो है वो ये कह रहा है कि वैगई एक कंसीक्वेंट रिवर आपको देखने को मिलती है। ये बात भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ठीक है एकदम। तो कंसीक्वेंट रिवर्स कौन सी वाली जो होती हैं? हमने एंटीसीडेंट रिवर्स देख ली, समझ में आ गया होगा आई होप, सिंपल भाषा में। कंसीक्वेंट कौन सी होती हैं? जो अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। मान लो अगर ओरिजिनली वो इस स्लोप में आई हैं, तो अभी भी वो वहीं पर चल रही होती हैं और उसी पाथ को वो फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती हैं, वैगई तमिलनाडु के अंदर ऐसी रिवर है जो कि अपना ओरिजिनल पाथ जो है, जहाँ जिस तरीके से वो फॉर्म हुई थी, जिस स्लोप पर वो फॉर्म हो रही थी, उसी स्लोप पर वो उसी पाथ को वो फॉलो कर रही है। सिंपल। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है? मान लो एक ऐसा रिवर पैटर्न का सिस्टम है जहाँ पे जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, मान लो ये मेन रिवर है, मेन रिवर, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो पैरेलल फ्लो कर रही होती हैं मेन रिवर्स के, और उसके मान लो इस तरीके से उसके जो पैरेलल फ्लो कर रही होती हैं, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं किससे? परपेंडिकुलरली, ठीक है। एक तरीके से कुछ इस तरीके का ढांचा सा होता है, ठीक है। मान लो ये आगे बढ़ रही है, फिर ये कोई रिवर्स जो है, कोई ट्रिब्यूटरी से ये फ्लो कर गई, इससे ऐड हो गई, ठीक है, ऐसे ऐड हो गई, और गिव मी सेकंड, ये जो इस तरीके से, ठीक, परपेंडिकुलरली ऐड हो गई। तो जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज यानी कि ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरी जो मेन रिवर में जुड़ रही है और उसकी भी ट्रिब्यूटरी, वो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो एट राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को, ठीक है। ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है, राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर रही है। सिंपल। इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा पेनिनसुलर प्लेटू वाले कुछ रीजन्स में, कुछ रिवर्स के अंदर, और उसको बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का नहीं देखने को मिलता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर मेनली आपको जो है, जैसे आप नर्मदा का देखोगे तो नर्मदा एक वैली में माउंटेन रेंजेस के पैरेलल फ्लो कर रहा है। तापी देखोगे, नर्मदा देखोगे, तापी भी ऐसे फॉलो कर रहा है, तो क्या है, वो माउंटेन रेंज के साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। तो ये पैरेलल पैटर्न देखने को मिलता है, पैरेलल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, पैरेलल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, ठीक है, क्योंकि वो माउंटेन्स के पैरेलल में फ्लो करते जा रही है, ठीक है। तो ये डी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा और बाकी सारे जो है हमारे सही हैं, ठीक। आंसर में हमारा नॉट करेक्ट पूछा था, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला गया है? सिटी दे रखी है एक साइड में, ठीक है, और दूसरी साइड में दे रखा है रिवर पासिंग थ्रू द सिटी। एक साइड में सिटी दे रखा है और वो रिवर किस सिटी से पास हो रही है। सिंपल से देखते हैं। तो रिवर्स को पहले देख लेते हैं, रिवर्स को पहले लोकेट करते हैं, किस जगह पे कौन सी रिवर जो है
वो आती है। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कौन सी रिवर जो है किस शहर या फिर कस्बे गली ये जो है निकल रही है। ठीक है, गिव मी सेकंड। तो एक मैप ड्रॉ करते हैं सिंपल, और उसके ऊपर इन रिवर्स को लोकेट करेंगे, फिर इन सिटीज़ को जो है थोड़ा सा लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल मैप हो गया, ये थोड़ा सा। ठीक है, ये तापी की लोकेशन है। सबसे पहले तापी की लोकेशन देख लेते हैं, और यहाँ पे आता है सूरत। ठीक है, दूसरा शिप्रा, शिप्रा की लोकेशन इस जगह पर है, थोड़ा सा इस जगह पर शिप्रा। ये आता है आपका उज्जैन से, उज्जैन से निकलती है, उज्जैन के पास। ठीक है, नेक्स्ट है गोदावरी, गोदावरी नासिक से निकलती है, और ये आपको बे ऑफ बंगाल में जाती है, ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ से उसके साउथ से आती है कृष्णा, महाबलेश्वर के पास से, महाबलेश्वर के पास से, और वो भी यहाँ पे जाके ड्रेन होती है। कावेरी जो है वो यहाँ से तुंगभद्रा, कावेरी। ठीक है, अब विजयवाड़ा इधर ही पड़ता है। अब वो क्या कह रहा है कि सिटीज को देखो, नासिक से हमारा कौन सा लिंक हो गया, हमारा गोदावरी। ठीक है, नासिक से गोदावरी, ए का हो गया हमारा 3, ए का 3 दो में आ रहा है हमारा, इसमें और इसमें। अब देखो सूरत, सूरत से कौन सा था हमारा, ताप्ती, रिवर तापी, यानी कि सेकंड का 5, सेकंड का 5 हमारा आंसर ये होगा। उज्जैन से क्या था हमारा, शिप्रा, शिप्रा जो है आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और चंबल किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, और यमुना किसका है, गंगा जी में। ठीक है, यमुना गंगा जी में जाके मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से शिप्रा चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में। ठीक, और गंगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा, विजयवाड़ा लोकेटेड है कृष्णा रिवर के किनारे पर। ठीक, सिंपल, ये हमारा फर्स्ट जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है, जो ब्लैक सॉइल जो है, जो कि मैंने आपको बताया था ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, वो कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है इस रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में। डिफरेंस है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये पूरा बोला जाता है, डेक्कन प्लेट्यू जो है ये मेनली ये वाला जो पार्ट है ये बोला जाता है। ठीक है, दक्कन का पठार ये वाला जो पार्ट है, नदन कर्नाटका, नदन कर्नाटका, महाराष्ट्र, कुछ पार्ट गुजरात का, और कुछ पार्ट एमपी का, ये डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये पूरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो वो कह रहा है जो ब्लैक कॉटन सॉइल है रिक्वायर्स लीस्ट टिलिंग, टिलिंग यानी कि इसमें जुताई की जो ज़रूरत है क्यों कम होती है, क्योंकि ये वेरी फर्टाइल होती है नाथ जी। सबसे फर्टाइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल्स, वो कहाँ मिलती है, नदर्न इंडियन प्लेन्स में। वहाँ पे किस किस रिवर के इम्पैक्ट की वजह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, गंगा एंड यमुना। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया जो। दूसरा देखते हैं, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स, ऐसा नहीं है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी इसके अंदर होता है, इसी वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मेजरली कॉटन को सपोर्ट करता है। ठीक, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखो, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शंस, वो ये कह रहा है कि ये जो सॉइल है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वोल्केनिक इरप्शन से इवॉल्व हुई है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, बट इसकी वजह से इसको टिलेज की कम जरूरत पड़ती है, ये बात गलत है। हमसे रीजन पूछा है टिलिंग की इसको क्यों ज़्यादा क्यों कम जरूरत पड़ती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें जैसे ये ड्राई होती है ये क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, अब देखो, इट डेवलप क्रैक्स इन द ड्राई सीजन्स एंड लूजन्ड पार्टिकल्स फॉल्स इन द क्रैक्स, जो लूज पार्टिकल्स होते हैं क्रैक्स के अंदर चले जाते हैं, इसी वजह से इसको टिलिंग की और टिलेज की, जुताई की कम जरूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे ही ड्राई सीजन आएगा इसके अंदर जो है कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर, आपको आप इमेज देखना गूगल करके,
ठीक है, गूगल करना है इसको जाके, और उसमें देखना ब्लैक कॉटन सॉइल क्रैक्स, तो आपको क्रैक्स उसके अंदर क्लियरली विजिबल होंगे। बस इसी के रीजन की वजह से इसको टिलिंग कम जरूरत पड़ती है, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट। सिंपल सी डिमांड थी, हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, खादर इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम, ठीक है। तो खादर और बांगर दो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो चीजें बताई थी, देखते हैं, खादर एंड बांगर, ठीक है। अब ये मान लो ये माउंटेन है कोई, ठीक है। अब ये यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, बड़े बड़े पत्थर लाई, वो इसने यहाँ पे जमा कर दिए, ठीक है। ये जो बड़े बड़े पत्थर वाला जो एरिया है वो ट्रेलिस कहलाता है। यहाँ पे क्या होती है, रिवर्स जो वो नीचे चली जाती है और वो गायब हो जाती है, और फिर से जो है वो रीअपियर होती है। तो भाबर से ये भाबर वाला रीजन आ जाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली रिवर जिस पाथ को फ्लो करती है उसमें कौन कौन से टाइप के जो प्लेन्स मिलते हैं, ये टाइप ऑफ प्लेन्स है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल। सेकंड, ठीक है। तो लार्जली ऑर्डर क्या रहता है इसका, भाबर, BHAR, फिर तराई, ट्रेलिस नहीं तो तराई होता है, फिर बांगर, ओल्ड एलुवियल और ओल्ड एलुवियम और ओल्ड फ्लड प्लेन, तीनों नाम से इसको बोलते हैं, और फिर आता है खादर, ठीक है, जो कि न्यू फ्लड प्लेन होता है खादर, ठीक। अब देखते हैं, ये इसका ऑर्डर है। अब सबसे जो मोटे मोटे पत्थर जो रहते हैं वो रहता है हमारा भाबर वाला, सबसे जो मोटे मोटे पत्थर रहते हैं भाबर वाला, जहां पर रिवर जो है वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, रिवर डिसअपियर्स। यहां पर रीअपियर हुई है, वो होता है तराई वाला रीजन, यूपी का नदन पार्ट जो है, यूपी का नदन पार्ट जो है वो तराई रीजन है, ठीक है। वहां पर रिवर रीअपियर हुई है, फिर आगे फ्लो कर रही है। अब उसमें आगे जो है क्या होता है, बांगर होता है। अब बांगर यानी कि ओल्ड फ्लड प्लेन्स, ओल्ड फ्लड्स, वहां पे बहुत पहले जो है बाढ़ आया करती थी। अब जो है रिवर की जो विड्थ है वो छोटी हो गई है, ठीक है। अब जो उसकी जो विड्थ है वो छोटी हो गई है, और ये जो है वो पुराने वाले जो है बांगर हैं, ठीक है, बांगर हैं जो पुराने फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे। अब जो नए फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पर रिवर जैसे बरसात में जहाँ पानी सबसे जल्दी पहुंच जाता है, वो एकदम रिवर के किनारे वाला जो हिस्सा होता है वो उसका होता है खादर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बोला है, खादर इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम, करेक्ट नहीं है ये, दे आर मेड अप ऑफ न्यू अलुवियम, अलुवियम यानी कि अलुवियल पार्टिकल्स, अलुवियल प्लेन्स, न्यू अलुवियल प्लेन्स है ये एक तरीके से, और इनको न्यू फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं। दूसरा, खादर इज मेनली कन्फाइंड टू द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक, सही बात है, रिवर बैंक के जस्ट रिवर बैंक के जो दोनों साइड में जो रहते हैं वहीं पर जो है ये इसका जो एरिया रहता है, उसके बियॉन्ड जो है वो बांगर आता है। तो दूसरा ठीक है, पहला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सिंपली पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, एबनी, एबनी प्रीफर्स वेल ड्रेन्ड रॉकी सॉइल। देखते हैं एबनी क्या है, और ये इसमें हमें सिर्फ निकालना है क्या, नॉट करेक्ट देखना है। सैंडलवुड, अब ये क्या, ये नाम आ रहे हैं वेजिटेशन के। सैंडलवुड इज फाउंड मेनली इन कर्नाटका, सैंडलवुड का आपने नाम भी सुना होगा, नहीं सुना है तो हम देखते बताएंगे आपको भी। देवदार ग्रोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, देखते हैं देवदार एक्चुअली में कहाँ होते हैं, और हमने देखा है देवदार जो है आपको देखने को मिलेंगे नदर्न इंडिया के अंदर, खास करके श्रीनगर के अंदर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नदर्न पार्ट्स के अंदर, इन रीजन्स के अंदर आपको देवदार माउंटेन हाइट्स पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक अल्पाइन वेजिटेशंस है, इस तरीके की वेजिटेशन रहती है, ठीक है।
इस तरीके का पेड़ जो आपको देखने को मिलता है वो देवदार कहते हैं। वाइट विलो ग्रोज इन कश्मीर वैली। तो वाइट विलो, इसके बैट भी बनते हैं, विलो के बैट्स। तो ये आपको कश्मीर वैली के अंदर ही देखने को मिलते हैं, वाइट विलो ग्रोज इन कश्मीर वैली। ये डी सही है, सी गलत है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर मिलता है। ठीक है, ये आपको नदर्न पार्ट में आपके जो देवदार जो है वो लार्जली ग्रोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज और नदर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज और नदर्न इंडिया। ठीक है, सैंडलवुड जो है मेनली आपको कर्नाटका यानी सदर्न इंडिया के पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है सैंडलवुड। और एबनी जो है, एबनी का जो पेड़ होता है, एबनी महगनी, ये आपको दे प्रीफर्स वेल ड्रेन्ड रॉकी सॉइल। ये वेल ड्रेन्ड यानी कि इसमें अच्छा खासा ड्रेनेज रहता है, उसको ये प्रीफर करता है। ये एबनी का जो प्लांट रहता है, एबनी का, एबनी, महागनी, रेड, सैंडलवुड, ये सारे जो हैं अलग अलग टाइप के जो हैं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच इज ट्रू। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, द हिमालयन रिवर सिस्टम शोज एंटीसीडेंट्स ड्रेनेज। ये बात ठीक है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स है स्पेशली जो कि इंडस रिवर सिस्टम है, वो कहाँ से है, वो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले। एंटीसीडेंट मैंने क्या बताया था आपको, जो कि किसी भी माउंटेन रेंज के फॉर्मेशन से पहले जो है वो फॉर्म हुई थी, वो पहले उसके बह रही थी, वो फ्लो कर रही थी, वो जो है एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स जो है मोस्टली वही है, तो इस वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है। सेकंड, द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम शोकेसेस डेंड्रेटिक पैटर्न्स। ये बात गलत है। जो डेंड्रेटिक पैटर्न होता है वो होता है ऐसे पेड़ टाइप में, पेड़ जैसा कि जहाँ पे रिवर जो सरफेस जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर जो है इस तरीके का डेंड्रेटिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, और वो मिलता है जो हिमालयन रिवर्स हैं उसके अंदर, हिमालयन रिवर्स के अंदर। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर आपको जो है हार्ड रॉक्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो है इस तरीके का, जो कि जैसे मान लो इस तरीके से रिवर आ गई, यहाँ पर उसका ट्रिब्यूटरी जुड़ गई, यहाँ पर जुड़ गई, इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, द पुराना ग्रुप कंसिस्ट ऑफ। पुराना ग्रुप मतलब क्या है, ये बात कर रहा है गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, ये सारे जो टाइप हैं किस चीज के, दे रॉक सिस्टम के टाइप हैं, रॉक सिस्टम। ठीक है, ये टाइप है किसके, ये है टाइप है रॉक सिस्टम के। ठीक है, तो सबसे पहले जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो बिलोंग करता है आर्यन रॉक सिस्टम को। आर्यन क्या है, आर्यन जो है वो पीरियड है, पीरियड यानी कि टाइम है। ये टाइम था आर्यन पीरियड था, आर्यन का टाइम नहीं था, आर्यन पीरियड था। आर्यन टाइप की जो रॉक सिस्टम है उसको बोलते हैं गोंडवाना। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, धारवाड़ सिस्टम जो है, धारवाड़ जो है वो बिलोंग करता है आर्कियन रॉक सिस्टम को। ठीक है, आर्कियन को। और कडप्पा और विंध्यन, ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं पुराना रॉक सिस्टम को। ठीक है, याद रखना 3 रॉक सिस्टम हमने देख लिए जहां पर रॉक का फॉर्मेशन हुआ था जिन एजेस में। पुराना रॉक सिस्टम की जो एजेस हुई थी उस टाइम पे जो रॉक फॉर्मेशन हुई थी उसमें कडप्पा सदर्न इंडिया के अंदर और विंध्यास सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो कडप्पा और विंध्यास दोनों आते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी। गोंडवाना और धारवाड़, गोंडवाना जो है किसका है, आर्यन का, और धारवाड़ जो है आर्कियन का। गोंडवाना आर्यन का, धारवाड़ आर्कियन, गोंडवाना आर्यन, धारवाड़ आर्कियन। पुराना के कौन से हो गए, कडप्पा और विंध्यन। ठीक है, सिंपल ये याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मिनरल
ऑयल्स इज जनरली फाउंड, जो मिनरल ऑयल्स हैं वो किस सिचुएशन में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, अंडरग्राउंड एंटीक्लाइंस में मिलता है, बिलो अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, ओवर द इम्परमिएबल रॉक्स। इम्परमिएबल्स यानी कि जिनमें जो है वाटर परमिएट नहीं होता। जाहिर सी बात है, परमिएट यानी कि मान लो ये कोई रॉक है, अब इसके अब ये परमिएबल है तो इसके अंदर जो है पानी रिस के जो है नीचे चला जाएगा, पानी जो है वो सोख के नीचे चला जाएगा, या फिर जो उसके पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो नीचे चला जाएगा। बट क्योंकि ये इम्परमिएबल रॉक्स होगी तभी तो जो है यहाँ पे स्टोरेज हो पाएगा उस ऑयल का, तभी तो स्टोर हो पाएगा। ठीक है, तो चौथा ठीक है। ये अंडरग्राउंड एंटीक्लाइंस में, सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो एंटीक्लाइंस में जो है वो स्टोर होता है, यहाँ पर जो है ये स्टोर हो रखा है। ठीक, सिंपल, ये भी ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बात भी ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होती है? लेयरिंग होती है, लेयरिंग की वजह से ये जो है ये जमा रह पाता है। मान लो यहाँ पे ये स्टोर हो गया, यहाँ पे लेयर बन गई, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये ऑयल जो है स्टोर हो रखा है। नेक्स्ट है बिलो अंडरग्राउंड वाटर। अब ये गलत है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि जो ये मिनरल ऑयल्स होते हैं, ये मिनरल्स ऑयल्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, तो वो वाटर पर फ्लोट कर सकते हैं आसानी से। तो उनकी जो हाइट है, उनका जो है वो अबव अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, ना कि बिलो। ठीक, अबव अंडरग्राउंड वाटर। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, और फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, हमने 50 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं अभी तक। आई होप आप जो है नोट्स बनाओ अच्छे से, एक शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, और छोटे छोटे अपनी भाषा में इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ, सिंपल। ठीक है, इन क्वेश्चंस से। और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिएगा पसंद आए तो। कोई भी क्वेरी हो मेरे को प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।